हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 10 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, वैक्सीनेशन ड्राइव टू स्टार्ट ऑन जनवरी 16th। India's COVID vaccination drive to scheduled to start on January 16th with priority given to an estimated 3 crore healthcare workers and the frontline workers, the health ministry said on Saturday. So, health ministry का ये कहना है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो 16 जनवरी को शुरू हो जाएगी और सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी फॉर फ्री। It added that this will be followed by voluntary vaccination of those above 50 years of age and under 50 population groups with comorbidities numbering around 27 crore. उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जिनका एज 50 इयर्स से ऊपर है या 50 इयर्स से नीचे है और उनको कोमोबिटीज है। कोमोबिटीज मतलब उनको पहले से ही कोई एक डिजीज है, उसके ऊपर से उनको कोविड-19 हुआ है, तो उन इंसानों को, उन पॉपुलेशन ग्रुप को नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस की वैक्सीन दी जाएगी जो कि 27 करोड़ पीपल है। सो वो पॉपुलेशन ग्रुप में 27 करोड़ पीपल है। सो आफ्टर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट एंड वर्कर्स, vaccination will be given to 50 years of age and under 50 years of age people population group who are having comorbidities. Emergency use authorization or accelerated approval has given granted by the national regulator for two vaccines, Covishield and Covaxin, which have established safety and immunogenicity, the release said. So, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दो वैक्सीन को दिया गया है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन को। उनका इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी देखते हुए उनको ये अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट, अ वैक्सीन इज अ वैक्सीन, रेगुलेटर्स नेवर अप्रूव अ बैकअप। शाहिद जमील, virologist and director, Trivedi School of Bioscience, Ashoka University, said different concerns existed regarding both approved vaccines in India, adding that it was premature to assume they would be useful against the UK strain. So, Ashoka University के Trivedi School of Bioscience के डायरेक्टर एंड वीरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने ये कहा कि दोनों वैक्सीन को यूके स्ट्रेन के साथ मिलाना या ये फिर कहना कि जो यूके स्ट्रेन मतलब जो कोविड-19 का नया वर्जन जो आया है, कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है, उसको मिटा देगी ये दोनों वैक्सीन, ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर हो गया, मतलब थोड़ा जल्दबाजी हो गया ये कहना, क्योंकि जो वैक्सीन बना है वो कोरोना वायरस के लिए बना है, जो पहला वायरस आया था उसके लिए बना है। अब जो नया वायरस आया है, कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है, वो कितना पावरफुल है ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता। सो ये कहना कि यही वैक्सीन उसमें भी काम आ जाएगी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। फर्स्टली, देयर इज नो बैकअप वैक्सीन, कोई भी बैकअप वैक्सीन नहीं है। अ वैक्सीन इज अ वैक्सीन, रेगुलेटर्स नेवर अप्रूव समथिंग एज अ बैकअप। Every product must be safe and efficacious for everyone to take, and that data is still lacking for Covaxin. So, उनका ये कहना है कि वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन इज अ वैक्सीन, लेकिन हर एक वैक्सीन का एक बैकअप होना चाहिए। अगर ये वैक्सीन काम नहीं किया तो दूसरे को हम लोग यूज करेंगे, या फिर ये वैक्सीन काम किया, अगर साइड इफेक्ट हुआ तो दूसरा कुछ वैक्सीन रहना चाहिए जो वो साइड इफेक्ट को मिटा सकती है। सो हर एक प्रोडक्ट का एक सेफ्टी होता है और एक एफिशिएंसी होता है, कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है, और ये जितना भी सेफ हो, जितना भी इफेक्टिव हो, ये हर एक के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक ग्रुप के पर्सन की सेफ्टी देखी, एक ग्रुप के पर्सन की इफेक्टिवनेस देखी, दूसरे ग्रुप को वो सेफ्टी नहीं मिल रही है, मैंने वो इग्नोर कर दिया, फिर भी वो वैक्सीन दे दी। नहीं,
ये सेफ्टी और एफिशिएंसी सबके लिए होना चाहिए, और यही डेटा कोवैक्सीन की तरफ से अब तक नहीं आया है, फिर भी उन्हें अप्रूवल मिल गई। इंडियन वैक्सीन्स रेडी टू सेव ह्यूमैनिटी। Amid the global clamor for coronavirus vaccines, Prime Minister Narendra Modi on Saturday said India was ready to save humanity by providing doses of the two Indian manufactured vaccines that have been cleared for emergency use, Covishield and Covaxin, to the rest of the world. So इतना कुछ होने के बाद भी बहुत साइंटिस्ट है या फिर बहुत डॉक्टर्स है जो ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को बहुत जल्दबाजी में अप्रूव कर दिया गया। इतना कुछ बोलने के बाद भी स्टिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चर जो दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और पूरे वर्ल्ड में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जरिए ये कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। The Drugs Controller General of India on January 3rd approved two vaccines, Covishield, the vaccine developed by UK AstraZeneca and Oxford University, been manufactured by Serum Institute of India, and Covaxin manufactured by Bharat Biotech. So ये दो वैक्सीन फिलहाल अप्रूव किया गया है, और पीएम का कहना है कि ये दो वैक्सीन पूरे इंडिया को ही नहीं पूरा वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, कोरोना वायरस को मिटा सकता है। Next, British British MPs flag farmers' protest. More than 100 members of British Parliament have signed a letter to British Prime Minister Boris Johnson asking him to raise the concern of protesting farmers outside Delhi and the brutal force employed against them in his discussion with Prime Minister Narendra Modi. So, 100 से ज्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ने एक लेटर साइन किया, जो लेटर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को दिया गया। उस लेटर में ये लिखा था कि जो दिल्ली के बाहर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है, वो फार्मर प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली चल रही है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ब्रूटल फोर्स एम्प्लॉयड कर दिया, टीयर गैस, वाटर कैनन और भी बहुत कुछ ब्रूटल फोर्स एम्प्लॉयड कर दिया, ताकि उन लोगों को प्रोटेस्ट रोक सके, प्रोटेस्ट को हटा सके, मिटा सके। सो ये पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से हटाना या फिर इस तरीके से उन लोगों को मारना, ये सही नहीं है। सो मोर देन 100 मेंबर्स, 100 से ज्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ने साइन करके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बोरिस जॉनसन को ये लेटर दिया, और उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इसके बारे में बात करें। The letter dated January 5 notes that many constituents, especially those with links to Punjab and India, were horrified to see footage of water cannon, tear gas, and brute force being used against hundreds of thousands of peacefully protesting farmers. So, ये लेटर 5 जनवरी को लिखा गया था, और ज्यादातर उन लोगों ने ये लिखा जो जिनका पंजाब और इंडिया के साथ कोई लिंक है। तो उसमें उन लोगों ने यही कहा कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड हो गए थे, बहुत ज्यादा शॉक गए थे कि पीसफुल जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रही है उसके ऊपर वाटर कैनन, टीयर गैस और ब्रूट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इन लोगों को मारा जा रहा है। द इंडियन डियास्पोरा एंड अदर्स have also joined in global protest in support of the farmers. Mr. Johnson has cancelled his plans to visit India as the chief guest of for Republic Day because of the COVID-19 crisis in his country. So, बोरिस जॉनसन इंडिया में आने वाले थे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के हिसाब से, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस हो चुका है यूके में। जैसे कि हम लोगों को पता है यूके में नया स्ट्रेन आया है, सो उनको अभी वहां पे रहना पड़ेगा, इसलिए वो उन्होंने कैंसिल कर दिया प्लान। नेक्स्ट, sailors stuck in Chinese port to return by January 14th. 23 seafarers stranded aboard Indian vessels MV Jag Anand off the Chinese coast for the past 10 months are likely to return to India by January 14th. Ministry of State for Shipping Mansukh Mandaviya tweeted on Saturday. So, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग का ये कहना है कि 14 जनवरी को एक शिप
जो है एमवी जग आनंद, उनका जो उनका जो सेलर्स है वो लोग इंडिया में वापस आ जाएंगे, 14 जनवरी तक आ जाएंगे, जो 10 महीने से वहां पे अटके हुए हैं. However, there is yet not breakthrough for 35 other Indian seamen stranded aboard Italian ship MV Anastasia, Greek vessel MV Scopulus, and Hong Kong-owned MV Declan Duff for over 6 months. तो 6 महीने से ज्यादा. और बाकी जो 35 सेलर्स है उनके बारे में अभी नहीं पता, अभी उनको कब लाया जाएगा ये नहीं पता. Declan Duff is barely 3.5 nautical miles from Jagannath at the Jingtan port. Declan Duff जो शिप है वो जगानंद से ज्यादा दूरी में नहीं है, पास में ही है, लेकिन फिर भी उनको अभी छोड़ा नहीं गया है. सिर्फ जगानंद को छोड़ा गया है विद 23 सेलर्स. तो बाकी 35 सेलर्स कब आएंगे वापस ये अभी नहीं पता. नेक्स्ट, Kalari Academy braces for action. Kalari considers the oldest surviving martial art of the country, with a legacy of more than 3,000 years, is set to see a surge in popularity with the establishment of an academy in the Kerala capital. So, Kalari एक ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है, इंडियन मार्शल आर्ट है, जो 3000 ईयर्स से पहले इंडिया में यूज किया जाता था, ये मार्शल आर्ट सीखा जाता था. फिलहाल अभी रिसेंट टाइम में इसका पॉपुलैरिटी थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि केरला के कैपिटल में कलारीपयट्टू का एक एकेडमी तैयार किया गया है, जहाँ पे ये मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी. इसके वजह से इसका पॉपुलैरिटी अभी फिर से न्यूली गेन हो रहा है. लेसन्स in one of the most famous combat styles in the world will now be taught in the new generation at the facility which will come up at Kerala Tourism's Velar Crafts Village en route to Kovalam. So केरला के वेलर क्राफ्ट्स विलेज में ये फैसिलिटी तैयार की जाएगी, जहाँ पे नई जनरेशन के लोग, नई जनरेशन के बच्चे ये कलारीपयट्टू के मार्शल आर्ट सीखेंगे. नेक्स्ट, the threat posed by avian influenza. Avian influenza, popularly known as bird flu, has been reported from Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Gujarat and Uttar Pradesh in past recent weeks. So, recent weeks में इन सब जगह में से बर्ड फ्लू की खबर आई है. यहाँ से बर्ड फ्लू रिपोर्ट की गई है. During the first week of January, reports of unusual deaths of large number of birds, including wild ones, started coming in from many states, indicating that the virus has been actively transmitted among various bird groups. So, different types की बर्ड की डेथ हुई है हर एक जगह में. कहीं बहुत सारे क्रो मरे हैं, बहुत सारे डक मरे हैं, बहुत सारे चिकन्स, जितने भी टाइप के बर्ड है, वाइल्ड हो या फिर पेट जो होते हैं, जो पोल्ट्रीज होते हैं, चाहे वो हो, हर बर्ड ग्रुप्स में डेथ देखा गया है. तो ये देखा गया कि बर्ड फ्लू बहुत ही एक्टिवली ट्रांसमिट हुआ है. द टू वायरस टाइप्स आइडेंटिफाइड सो फार इन द आउटब्रेक्स इज H5N1 and H5N8 come under the category of highly pathogenic avian influenza, which is a major concern to those keeping birds because it leads to disease and death of fowl and cause economic havoc. So ये जो दो वायरस आउटब्रेक हुआ है, ये हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, और ये बहुत ही कंसर्न करने वाली बात है, क्योंकि ये अगर आपके घर में बर्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने वाली है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, और अगर इससे एक की मौत होती है तो ये दूसरे के पास बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है. तो इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट हेवक हो जाएगा, हर एक बर्ड मरते रहेंगे. सो H5N1 इज अ नोन थ्रेट टू ह्यूमंस एज वेल, और इसमें से जो H5N1 है वो इंसानों को भी हो सकता है. अगर कोई H5N1 वाले बर्ड को इंसान ने खा लिया तो फिर उस इंसान को भी बर्ड फ्लू हो सकती है. नेक्स्ट, Finance Minister drafts model tender to ease purchases.
The finance minister has drafted a model tender document for public procurement by all central government departments in a bid to standardize the language and clauses included and avoid contractual disputes. फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मॉडल टेंडर को ड्राफ्ट किया और उन्होंने ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में किया जाएगा। इससे क्या होगा, इसमें जो लैंग्वेज बैरियर्स है, लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और जितने भी क्लॉजेस होते हैं, जितने भी लॉ मतलब जितने भी रूल्स इंक्लूड होते हैं उसको भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो डिस्प्यूट डिफरेंसेस होते हैं उसको भी अवॉइड किया जाएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पब्लिक सेक्टर्स और द गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब है जो गुड्स एंड सर्विस जो परचेस करते हैं पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में, उसका अकाउंटिंग एवरेज होता है 15% ऑफ जीडीपी ग्लोबली। 15% जीडीपी ग्लोबली उसका एवरेज अकाउंट किया गया है। इन इंडिया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज एस्टिमेटेड टू कंस्टिट्यूट अबाउट 30% of GDP, with the central government accounting for a major chunk. So, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इंडिया में 30% है, जीडीपी का 30%, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रम्प्स रोल इन कैपिटल राइट में फिगर इन क्रिमिनल प्रोब। The US charged 55 people with crimes stemming from the siege of the US Capitol, and President Donald Trump's action ahead of the riot may be investigated by federal prosecutors. So, federal prosecutors ये का कहना है कि जो ट्रम्प ने जो ये करवाया, ये जो राइट करवाया यूएस कैपिटल में, वो उसे क्रिमिनल प्रोब के हिसाब से देखा जाएगा। शायद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। सो अब तक यूएस में से 55 पीपल को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने ये राइट की, डोनाल्ड ट्रम्प के बातों में आके जिन्होंने ये एक्शंस लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई की जाएगी और डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी शायद क्रिमिनल प्रोब का इन्वेस्टिगेशन भी चल सकता है। Asked whether the US Attorney's Office would scrutinize the president's role in the inciting the storm of the Capitol, Michael Sherwin, the acting US Attorney in the Washington, said at press conference that all actors are been looked at. So, यूएस अटॉर्नी जो है माइकल शेविंग, उन्होंने कहा कि जितने भी एक्टर्स हैं सबके ऊपर नजर रखी जा रही है और सबके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। तो मे बी उनका ये कहना है कि ट्रम्प के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। शॉर्टली आफ्टर लॉ मेकर्स सर्टिफाइड द इलेक्शन रिजल्ट्स अर्ली थर्सडे, ट्रम्प सेड इन अ स्टेटमेंट दैट देयर वुड बी एन ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर टू बाइडेन ऑन जनवरी 20। सो आफ्टर लॉ मेकर्स ने जब रिकाउंटिंग के बाद ये कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो था वो सही है, जो बाइडेन ही जीते हैं, उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि ठीक है 20 जनवरी को हम लोग ऑर्डरली ट्रांजिशन कर लेंगे, मतलब नॉर्मल जैसे ट्रांजिशन होता है पावर ट्रांजिशन, वो हम लोग कर लेंगे, हम लोग हट जाएंगे, बाइडेन को अपना पावर दे के जाएंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 10 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हिंदी डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव यू हैप्पीनेस एंड बैड डेज गिव यू एक्सपीरियंस। सो कभी भी कोई भी दिन को, अपने लाइफ के कोई भी दिन को खराब मत कहना, कोई भी दिन की वजह से भी रिग्रेट मत करना, क्योंकि अच्छे दिन आपको खुशी देती है और जो बुरे दिन होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस देती है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि आज का दिन बुरा गया, मेरा मूड खराब है, या फिर कभी भी ऐसा सोच के मत रखना कि यार उस दिन बहुत बुरा था, वो दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उस दिन को लेके मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ वो दिन क्यों आया। नहीं, कभी ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना कि वो दिन खराब आया था, मैंने उससे ये सीखा, मैंने उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो हाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अब मुझे वो चीज नहीं करना है। तो जब भी कोई चीज खराब हो तो उसे एक्सपीरियंस के हिसाब से लो,
ये नहीं कि रिग्रेट करो कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो हो गया वो हो गया। अब उसे हम लोग ना बदल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। उससे हम लोग सिर्फ सीख सकते हैं कि हम लोगों से क्या गलती हुई और वो दोबारा ना हो। हम लोग इस पे ध्यान रख सकते हैं। सो अच्छे दिन खुशी देगी तो खराब दिन हमें एक्सपीरियंस देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।